Hello friends and welcome to another lecture of your Political Science and International Relations crash course. अब आज के लेक्चर के अंदर 2019 के अंदर आए हम दो 10 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और यहाँ पे हम क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था आंसर्स का उसके ऊपर फोकस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो रिकमेंडिंग इंपॉर्टेंट ऑथर्स, कमिटीज एक्सेट्रा जो कि आपको आंसर्स में कोट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज के दो क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड द इंटरस्टेट काउंसिल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि PSIR के अंदर इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं बहुत डिफरेंट आते हैं फ्रॉम GS2। एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि डिस्पाइट द फैक्ट के इंटरस्टेट काउंसिल के पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, बट अभी भी दी बॉडी हैज नॉट कम ऑफ एज, मतलब अभी भी जिस तरह की उनकी पोटेंशियल होनी चाहिए वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू अ टॉपिक जो कि बहुत पॉपुलर है, हर साल इस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है आपके पेपर 1 पार्ट B ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, विच इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे बात की गई है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके साथ अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अकम्पनीड नहीं हुई है एट द ग्रास रूट लेवल। एक्सप्लेन। ठीक है, अब किस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, क्या मतलब है इन क्वेश्चंस का, उनको फटाफट से देखते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट टू लेट यू नो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022 या फिर आप अपने आंसर राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज फॉर मेंस 2022 का हिस्सा बन सकते हैं टू इंक्रीज योर मार्क्स। साथ ही में इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ PSIR ऑप्शनल, आप हमारा बैच 3 जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है पूरे के पूरे ऑप्शनल को थ्रू अराउंड 300 लेक्चर्स एंड डिटेल्ड PDF नोट्स, और साथ ही में आपको मंथली करंट अफेयर लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है, आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड करता है, उसके लिए आप ये बैच 3 जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो विच एवर कोर्स सूट्स यू आप उसको ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, Sleepy classes is now also offline in Mohali in the Chandigarh Tri-City area। अगर आप अपनी जनरल स्टडीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं और सिर्फ लेक्चर्स नहीं चाहते हैं, हर लेक्चर के बाद आपको क्विजेस कराए जाएं, माइलस्टोन क्विज हो, आंसर राइटिंग हो, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विद कंप्लीट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। एंड साथ ही साथ में 2 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल्स इन UPSC, दैट इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप उन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट है तो उसकी क्लासेस भी जो है अब ऑफलाइन अवेलेबल है। आई विल बी टेकिंग अप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस विद यू इन द ऑफलाइन कोर्स एज वेल। टू रजिस्टर फॉर द ऑफलाइन कोर्स और टू नो मोर अबाउट इट, आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दोबारा इसको पढ़ते हैं। ये कहता है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब आपको पता होना चाहिए पहली चीज, इंटरस्टेट काउंसिल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 263 में मेंशन्ड है। चलिए ये तो हमको पता है। क्या बोला है? उसके बाद भी ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है हैज नॉट कम ऑफ एज। हैज नॉट कम ऑफ एज का क्या मतलब है कि जिस तरह की डेवलपमेंट या जिस तरह का काम इनसे एक्सपेक्ट किया गया था, ये काम जो है वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आंसर में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टेट काउंसिल एंड साथ ही में ब्रीफली अबाउट ये क्या रोल प्ले करती है इन इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है। राइट, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हमने फेडरलिज्म एनविसेज किया गया है, तो इस फेडरलिज्म के अंदर जो एक पावर शेयरिंग होती है, उस पावर शेयरिंग में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल क्या रोल प्ले करती है, आप ब्रीफली इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगेन इंट्रोडक्शन में आपने ध्यान रखना है कि एक पैरा जिसके अंदर से 4 से 5 लाइनें हो, उसके बियॉन्ड आप ना जाए। राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ये आपने मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में, बट अभी भी एज पे नहीं आई है, अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है ये बॉडी। राइट, तो ये कैसे पता लगेगा दैट द बॉडी स्टिल हैज नॉट कम ऑफ एज? by listing out the issues which have prevented this body from effectively functioning the kind of
फंक्शंस दैट वर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, हम उसको लिस्ट आउट करें। तो आपने फटाफट इस साइड पे पहुंच जाना है, इस मेन बॉडी के पार्ट पे पहुंच जाना है, बिकॉज दिस इज व्हाट द इवैल्यूएटर इज लुकिंग फॉर। ठीक है, डिटेल्ड आपने विद एग्जांपल्स बताने हैं कि क्या ये इश्यूज है जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं फुल डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। एंड देन इन द एंड ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, कि जो इश्यूज फेस कर रहे हैं हम, जिसके कारण द बॉडी हैज नॉट बीन एबल टू कम ऑफ एज, इनको हम कैसे रेक्टिफाई कर पाए बिफोर कंक्लूडिंग योर आंसर। ठीक है, सो जब आपने इन तीनों सेगमेंट्स को कवर कर लिया हो इफेक्टिवली, आपका एक बढ़िया आंसर बन जाएगा। तो चलिए, अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि किस तरह से आपने आंसर जो है वो लिखना है। अब देखते हैं इसके कंटेंट को वेरी क्विकली। नाउ एट द वेरी आउटसेट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से इंडिया का जो फेडरल मॉडल है उसके अंदर मित्रा एंड पहल के आर्ग्यू करते हैं कि जब भी हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, फेडरलिज्म में आइडिया ये होता है दैट सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं है पावर, बल्कि शेयर की जा रही है पावर। ये पावर शेयरिंग जो है उसके 3 मैकेनिज्म है। एक है वर्टिकल पावर शेयरिंग जो कि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में होती है, तो जैसे कि हम अपने 3 लिस्ट मेंशन इन शेड्यूल 7 में देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। फिर होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दिस कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। ए, वेरियस स्टेट्स के पास कितनी पावर, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड सेकेंडली एंड इंपॉर्टेंटली दैट अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस किस तरह से पावर शेयरिंग हुई है। Then last but not the least, ट्रांसवर्सल पावर शेयरिंग में बात की जाती है ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स जो कि बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के लिए, राइट? क्योंकि पावर इतनी डिस्पर्स्ड है अमंग सेंटर एंड स्टेट्स, अमंग डिफरेंट ब्रांचेस, अमंग स्टेट्स, तो ऑब्वियसली इनमें कुछ बातचीत होने की जरूरत है। तो उसके लिए जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं उसको हम ट्रांसवर्सल पावर शेयरिंग के अंडर देखते हैं, राइट? सो दीज इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस लाइक नीति आयोग हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया, आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब इस ट्रांसवर्सल को भी फुलफिल करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल क्या थी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया हुआ है इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया हुआ है, क्यों? बिकॉज इसकी फॉर्मेशन के बाद हमारा संविधान करता है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मेंशन्स दिस बॉडी इन आर्टिकल 263 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इंटरस्टेट काउंसिल इज अ यूनिक बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट्स फंक्शनिंग कैन लीड टू इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस इन वर्टिकल पावर शेयरिंग, horizontal power sharing as well as transversal power sharing. So in all 3 mediums of power sharing, interstate council can play a very, very critical role. So in the introductory para, we have talked about the constitutional status, we have talked about the importance of the interstate council. Now we move to the part कि क्यों ये जो interstate council है अपनी potential को जो है fulfill नहीं कर पाई, why has it not still come of age, right? इसके बारे में अब हम बात करते हैं with examples. सबसे पहले तो despite a constitutional mandate, the interstate council is a non-permanent body. इसका मतलब क्या है कि 263 allows for the formation of the interstate council but does not automatically formulate one. In fact, the responsibility and timing of its formulation किस पे छोड़ दी जाती है? is left to the President of India. That whenever President deems fit कि जो लोगों के इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनके लिए बेहतर होगा if I set up an interstate council, as per that timing an interstate council may be constituted. In fact, it is this which is the chief amongst all the criticisms, because despite being mentioned in the constitution, ये immediately formulate नहीं कर दी गई थी. In fact, it was only 1990 जब सरकारिया कमीशन की recommendations आई थी, पहले 87 के अराउंड, तो उसके बाद 1990 में जाके फाइनली प्रेसिडेंट ने जो है इंटरस्टेट काउंसिल को पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया, राइट? तो आप देख सकते हैं कि कब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट की गई थी आपकी, जहाँ के जनवरी 1950 में 1990 40 साल बाद पहली बार जो है इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया था. Then even after its formulation, it remains a very, very underutilized body, right? So despite the fact that 1990 में इसको पहली बार create किया गया था, but
टाइमली रिक्रिएशंस जो है नहीं हुई हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इवन व्हेन इंटरस्टेट काउंसिल हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, इसकी मीटिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड रही हैं। इनफैक्ट अगर हम 1990 ऑनवर्ड्स भी इस इंस्टीट्यूशन की मीटिंग्स की बात करें तो द बॉडी हैज़ मेट हार्डली 11 टाइम्स एंड इनफैक्ट सिंस द पैंडेमिक एरा, तो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 ऑनवर्ड्स तो हार्डली इनकी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। इवन दो जो प्रोसीजर है इंटरस्टेट काउंसिल का, ये मैंडेट करता है कि हर साल में एटलीस्ट 3 times द बॉडी शुड मीट, डिस्पाइट दिस मैंडेट देयर हैव नॉट बीन रेगुलर meetings. Another major issue is the issue of functional limitations, and in fact this has come in the form of self-imposed limitations only, जहाँ पे the framed guidelines of the interstate council themselves mention कि जो interstate council है उसमें discussion नहीं होगी with respect to any topic जो किसी finance commission की purview के अंडर आ रहा है या फिर deal करता है with some responsibility जो कि union list के अंडर है, unless majority of the members with the approval of the chairperson, और chairperson कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर। जब तक वो नहीं अग्री करते कि अच्छा इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। सो देयर आर ऑलरेडी अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस ऑन व्हाट द इंटरस्टेट काउंसिल कैन और कैन नॉट टॉक अबाउट, जिसके कारण अगेन इसके काम के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। देन इंपॉर्टेंटली जो अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस बॉडी में यू हैव द प्राइम मिनिस्टर हु इज एज अ चेयरपर्सन, देन यू हैव चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, यू हैव एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। उनके अलावा जिन यूटीज़ में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, एंड उनके अलावा कुछ कैबिनेट मेंबर्स आर participants, the others are permanent invitees, right? So basically ये आपके members होते हैं of the interstate council. However, one thing which is severely missing in the interstate council is the lack of both experts and stakeholders. Stakeholders जैसे कि civil society के members. Now for example अगर हम बात करें कुछ diverse issues की, जैसे कि अगर agriculture reforms की हम बात करते हैं तो agriculture reforms को maybe लाने से पहले a great thing would have been discussing with all the states, and इंटरस्टेट काउंसिल जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ना अपार्ट फ्रॉम डिस्कशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, अगर हम कुछ फार्म यूनियंस एंड फार्म बॉडीज के लोगों को, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी ला पाते अगर इंटरस्टेट काउंसिल में, तो ये जो अप्रोच है, जो डिस्कशन है, और ज्यादा ब्रॉड हो सकती है। तो ये सिवियरली मिसिंग है। देन ऑल्सो विद रिगार्ड टू एक्सपर्ट्स, देयर आर सर्टेन वेरी टेक्निकल इश्यूज जिनके बेसिस पे इंटर सेंटर एंड स्टेट्स जो है दोनों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है जैसे ट्रेड टैक्सेशन के रिगार्डिंग, आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि अदरवाइज जितने भी मेंबर्स हैं वो सब पॉलिटिकल फंक्शनरीज हैं, एंड उनके पास तो इतना कोई एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं है टू डील विद सच टेक्निकल मैटर्स। सो आपके एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे सिवियरली मिसिंग होते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक मेजर लकूना है विच इज नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द इंटरस्टेट काउंसिल बट इन फैक्ट अ नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इज द फैक्ट कि ये जो भी रिकमेंडेशंस आगे रखते हैं ये बस रिकमेंडेटरी होती है, इनके ऊपर हार्डली कभी काम किया जाता है, ना ही सेंटर ना ही स्टेट्स पे मच हीड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरस्टेट council despite the constitutional backing that the body has. Now that you've looked at the issues जिसके कारण इनकी पूरी potential जो है वो fulfill नहीं हो पाई है, we have to importantly किसी भी उसके अंदर जो है अगर आप critical assessment देते हैं, ज़रूरी है आप points of रेजोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ वे अहेड जो है उसको भी आगे रखें, ताकि एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे हम अराइव कर सके। नाउ वी नो व्हाट आर द इश्यूज जिसके कारण इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। सो व्हाट आर सर्टेन चेंजेस दैट कैन बी मेड जिसके थ्रू जो इंस्टीट्यूशनल हिंडरेंसेस हैं, जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, एंड जो उसके स्टेटस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हम रेक्टिफाई कर सकें। नाउ दीज सॉल्यूशंस और दीज रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंटली कैन बी गिवन बाय वेरियस कमिटीज। तो इन कमिटीज द्वारा आगे रखे गए सॉल्यूशंस जो है अगर आप उनको हाईलाइट करेंगे, आपका ऑप्शनल का आंसर जो है और भी ज्यादा रिफाइंड बन जाएगा। The first issue is with regard to permanent status. In fact, when Sarkaria Commission की recommendations asked the Interstate Council to be formulated, one of the chief recommendations that they put ahead was that why leave it up to the president कि आप formulate कर लेना जब जरूरत लगे।
कीप इट एज अ परमानेंट बॉडी, है ना। अगर एक इंडिया फेडरल स्टेट है, इतनी रीजनल डाइवर्सिटी है, इतनी डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी है, लेट द इंटरस्टेट काउंसिल बी अ परमानेंट बॉडी जिसके थ्रू कंटिन्यूअस एक तरह से कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स जो हैं चलते रहे ऑन अ फेडरल लेवल। देन इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली फंक्शनल ऑटोनॉमी भी जो है ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग जो आपकी पुंजी कमीशन थी, उन्होंने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आगे रखे थे। उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है कि अगर आप इंटरस्टेट काउंसिल को एक बढ़िया बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हैं, दैट इट गेट्स फंक्शनल इंडिपेंडेंस टू डिसाइड what are the topics that it wants to have discussions on, what is the kind of policy contribution जो कि interstate council कर सकता है, या किस तरह से innovative mechanisms devise कर सकता है to resolve disputes between the center and the states or amongst the states and so on so forth. Then very importantly, another recommendation which can be applied across the board to almost all bodies is making recommendations binding. ठीक है, तो आप binding बना दीजिए जो ISC की recommendations है, and maybe constitutional provision में ये idea भी जो है add कर दे, and अगर इनको इन recommendations को implement नहीं किया जाता, so there should be a discussion on why these recommendations were not implemented. Then very importantly inclusion of experts. अब इस चीज की बात time and again होती आई है। In fact 2019 में in the NDA government जब notification issue की गई थी about the constitution of the standing committee of आपकी जो interstate council है, उसमें ये भी प्रस्ताव आगे रखा गया था that the standing committee should or may invite domain experts जो कि इनकी deliberations को और ज़्यादा knowledge back कर सकते हैं। ठीक है, however despite this recommendation nothing was really done to ensure the same. Last but not the least, आपके जो है एक स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए। आप सिविल सोसाइटी की बॉडीज, चाहे वो बिजनेसमैन की यूनियंस हो, फार्मर्स यूनियंस हो, ट्रेडर्स यूनियंस हो, और भी कोई चीज जिस which is related to the topic which is under the purview of the interstate council, आपको उन stakeholders को भी invite करना चाहिए to be a part of the deliberations of the interstate council. In conclusion, we can talk about that how despite the constitutional mandate, the interstate council still hasn't fulfilled the potential that was envisaged in the constitution. Therefore, it is required कि हम इन recommendations के ऊपर कुछ काम करें ताकि interstate council can work as an effective channel of communication between the center and states, and साथ ही में एक peaceful non-judicial resolution of conflicts amongst them जो है possible हो पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं towards the next question of the day, which is again from 2019, जो कि कहता है political decentralization has not been matched by administrative decentralization at the grassroots level. और आपको ये explain करने के लिए कहा गया है। Now what should be the structure? How should you proceed with respect to the question? पहली चीज तो आप break down कर लीजिए question को। तो पहला part क्या है question का? पहला part वो बोल रहा है कि political decentralization के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आई है। तो पहले तो आप ब्रीफली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, एंड किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे व्हाइल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हैव लेड टू पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आ पाई है। नेक्स्ट, नाउ बिकॉज इट्स एन एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट कि क्यों नहीं आई है ना। ये तो हमने बता दिया अच्छा नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है, व्हाट आर द मेन इश्यूज दैट हैव प्रिवेंटेड administrative decentralization to accompany political decentralization in both पंचायती राज institutions as well as urban local bodies, हम उन issues को list out करेंगे। After listing out those issues, we will then talk about कि किस तरह से इस issue को correct किया जा सकता है। How can we encourage administrative decentralization as well for the local governments, be it at the rural level or at the urban level, with reference to the various recommendations of different committees and commissions। ठीक है, तो ये जो है आपका structure होना चाहिए of approaching the answer with respect to this question। Now, firstly, in the introductory paragraph, we have talked about political decentralization. Now, we say political decentralization, which means that people in the country at the most bottom level should be closely acquainted with a grassroots level of
गवर्नमेंट। तो आपका जो थर्ड टियर है उसके साथ आती है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ दिस आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाज पर्टिकुलरली क्लोज टू द हार्ट ऑफ द फादर ऑफ आवर नेशन, दैट इज महात्मा गांधी, जिन्होंने पंचायती राज की बात की थी। एंड इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सबसे पहला इसका अवतार वाज फाउंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, however over the years as the resources and capacity of the Indian state grew, this dream or aspiration of political decentralization was brought to life via the 73rd and 74th Amendment Acts, which led to the formulation of local governments in the form of Panchayati Raj institutions for the rural areas as well as the urban local bodies for your urban areas. Now, despite this political decentralization, what has happened is, right, political decentralization अब किस तरह से आई है, 11th and 12th शेड्यूल आपके ऐड हो गए, साथ ही साथ में क्या हो गया, you were ensured इलेक्शंस फॉर द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कौन आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएगा, कौन आपके अर्बन लोकल बॉडीज को कंट्रोल करेगा, उसके लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सिमिलरली अ नंबर ऑफ बॉडीज वो फॉर्मुलेटेड, सो 3 टियर्स ऑफ योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट, जहां पे आपकी जो है जिला परिषद होती है, आपकी ग्राम सभा होती है, आपकी पंचायत होती है। सिमिलरली आपकी अर्बन लेवल पे यू हैव मेट्रोपॉलिटन कमिटीज, यू हैव मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी, और यू नो इंडस्ट्रियल कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो है कंटोनमेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स जो है एनविसेज किए गए। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो गई, इलेक्शंस भी हो गए, जिसके थ्रू पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर की गई। इनफैक्ट योगेंद्र यादव तो यहाँ तक बोलते हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल कम्स इन द फॉर्म ऑफ द इफेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, जहां पे यादव का मानना है दैट द पार्टिसिपेशन फॉर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैज इन सम केसेस फार एक्सीडेड इवन स्टेट एंड नेशनल लेवल पे टर्नआउट्स। ठीक है, सो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हमको इन चीजों में दिखती है जहां पे इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, लोग भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो फॉर्मुलेट कर दी गई। हाउएवर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट है दैट हैज बीन लैकिंग, एंड टू सी दिस लैकिंग पार्ट, इसको हम जान सकते हैं बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ 3 F's। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑफ 3 F's क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया है, 10th 5-year प्लान के अंदर ये पॉइंट आउट किया गया है, मणिशंकर अय्यर की रिपोर्ट में ये 3 F's जो है पॉइंट आउट किए गए थे। कौन से है ये 3 F's? दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स के कारण जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एट ग्रास रूट लेवल नहीं हो पाई है। द फर्स्ट इशू इज दैट ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस में क्या प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि आपके स्केड्यूल्स, फॉर एग्जांपल 11 स्केड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवॉल्व किए गए हैं टू आपकी रूरल लोकल बॉडीज। हाउएवर वी सी दैट डिस्पाइट दी सब्जेक्ट्स बीइंग लिस्टेड आउट, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है हैव बीन वेरी हेजिटेंट इन पासिंग आउट दीज रोल्स और फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द लोकल बॉडीज, एंड रादर इनको ये अपने तक ही रखती हैं। Furthermore, even amongst the institutions of PRIs या ULBs, there is a lack of clarity that which body should perform which function, right? So जिला परिषद कौन सा फंक्शन करे, right? आपकी पंचायत कौन सा फंक्शन करे, ये सब के ऊपर जो है काफी डिबेट चलती है। Then very importantly, there has also been the issue of agentsification. So with regard to certain subjects or certain functions that the ULBs or PRIs were supposed to perform, say सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके कोई फंक्शंस हो गए, लोकल सैनिटेशन को लेके कोई फंक्शंस हो गए, हेल्थ को लेके कुछ फंक्शंस हो गए, रादर देन योर यूएलबीज एंड पीआरआईज परफॉर्मिंग देम, आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एजेंसीज जिनको हम पैरासेटल्स बोलते हैं या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बोलते हैं, वो उनको खड़ा कर देते हैं कि आप ये फंक्शंस निभाओ रादर देन आर लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। ये लामा एंड रेवाल जो है पॉइंट आउट करते हैं एक और मेजर इंपेडिमेंट है
functions के अंदर. Last but not the least, there is also the issue of functioning of the सबसे bottom tier of particularly PRIs, that is your ग्राम सभा. While certain states जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश हो गए, उन्होंने काफ़ी डिवॉल्व की है पावर एंड ग्राम सभा जो है काफ़ी मिलती हैं, इफेक्टिवली फंक्शन करती हैं. इन अदर स्टेट्स ग्राम सभा की जो है कोई रेगुलर मीटिंग नहीं होती, कोई उनके सामने मुद्दे नहीं रखे जाते. सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो देयर वर आइडियाज कि डेवलपमेंटल एंड एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज बनाएंगे, जो कि अगेन नॉन स्टार्टर्स रहे हैं. दे हैव हार्डली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अक्रॉस इंडिया. Apart from functions, another major issue is that of funds. ठीक है, अब कोई भी काम जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक adequate financial resources ना हो to perform those function. And this is one of the issues जो कि सबसे ज़्यादा pertain करता है to both PRIs and urban local bodies. Now, firstly, there is the lack of internal revenues. मोस्ट लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायती राज की हो या वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, एडिक्वेट फंड्स नहीं जनरेट कर पाती इंटरनल सोर्सेज पे, देयरफॉर काफी ज्यादा डिपेंड करती है एक्सटर्नल सोर्सेज पे फॉर फंडिंग. तो चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा आ जाए, लोन्स के तौर पे आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए. अब क्या रीजंस है फॉर दिस लैक ऑफ इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन? सबसे पहले तो लोकल बॉडीज में कैपेसिटी नहीं है, ना ही सोर्सेज है ऑफ बीइंग एबल टू इम्पोज टैक्सेस और एनी काइंड ऑफ फीस एटसेट्रा. व्हाई? बिकॉज बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस टैक्सेशन के रूल्स है, कोई रिलायबल रिकॉर्ड्स नहीं है, एंड साथ ही साथ में काफी करप्शन भी एग्जिस्ट करती है. देन इंपॉर्टेंटली इन सर्टन स्टेट्स, कई स्टेट्स खुद ही नहीं देना चाहते पावर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन टू द लोकल बॉडीज. इसके अलावा इवन हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एडिक्वेट फंड्स जो है पहुंचाए नहीं जाते हैं टू द लोकल बॉडीज. अब फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस रखती है आगे कि स्टेट्स को कितना पैसा भेजना चाहिए टू ग्रास रूट गवर्नमेंट्स, राइट. एंड काम किसका होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का फिर काम होता है, जो कि एग्जैक्ट नंबर बताते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट कि कितना पैसा जाएगा आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को. नंदी एंड गमखार यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं दैट स्टेट गवर्नमेंट्स अगेन हैव बीन वेरी वेरी हेजिटेंट इन दिस रिगार्ड. हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि स्टेट्स के पास खुद जो है काफी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जिसके कारण वो फर्दर रेवेन्यू शेयरिंग विद द लोकल बॉडीज और भी ज्यादा हेजिटेंट होते हैं टू डू द सेम, जिसके कारण जो फंक्शंस उनको सौंपे जाते हैं PRIs एंड ULBs, उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाते इफेक्टिवली. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज द इशू ऑफ functionaries. Now, to perform functions, even when adequate finances are available, you need a skilled support staff जो कि इन functions को perform कर पाए. ना जो लोकल बॉडीज है उनकी कैपेसिटीज काफी ज्यादा लिमिटेड होती है. स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल ब्यूरोक्रेट्स ऑफन डोंट रियली लिसन टू देम. साथ ही साथ में जो लोकल गवर्नमेंट्स के सेक्रेटेरिएट्स होते हैं ईदर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टाफ्ड होते हैं, उनके पास कोई फंक्शनरीज होते नहीं है, या फिर उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड एक्सपर्टीज नहीं होता है टू अंडरटेक सच इंपॉर्टेंट टास्क्स लाइक रूरल एंड अर्बन हेल्थ और सैनिटेशन एटसेट्रा. बिबेक डेब्रॉय इनफैक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर्ग्यू करते हैं कि लोकल बॉडीज के पास ना ही स्ट्रक्चर्स हैं, ना ही स्पेसिफिक पर्संस हैं जिनको पर्टिकुलर रोल सौंपे गए हों जो ये टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम निभा सके बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट. इसके अलावा जो 14th फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को इनकरेज करने के लिए ग्राम सभा को एज एन एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स यूज करने की बात की गई थी. बट ये एक आइडिया ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है ऑल्सो रिमेन्स अ पेपर टाइगर, एंड इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. Now, after we've looked at all the issues or problems जिसके कारण administrative decentralization possible नहीं हो पाई है, one needs to look at that what are the ways in which administrative decentralization can be encouraged. Now, पहले before we move to those points, we will look at, now this is some additional information. आपको जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर आंसर में डालना, बट ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि अगर आपको एक ब्रॉडर क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू नीड फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी और नीड फॉर फर्दर पावर डेवोल्यूशन टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे आप जेम्स मैनर को कोट कर सकते हैं जो कि बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है अलोंग साइड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. क्यों? ये कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को बहुत अकाउंटेबल
अफोर्डेबल एंड रिस्पॉन्सिव बना देती है। किस तरीके से? 3 तरीकों से। सबसे पहले तो जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सेज है ये बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर तक जाने की वेट नहीं करनी पड़ रही, ठीक है, कि पहले नीचे बात होगी, फिर आप स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, फिर वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन होगी, तो टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज लोकल लेवल पे ही सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, सो अगर कोई प्रोजेक्ट हो, कोई सड़क बना रही हो, कुछ भी बनाना हो, वो फास्टर काम होगा। देन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज जो काउंसिल्स है इनकी प्रेफरेंस होती है फॉर स्मॉल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट। तो वो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विच ट्रूली ग्रांट बेनिफिट्स टू द लोकल पीपल वो इंप्लीमेंट हो, रादर देन बिग बैंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि ऑल दीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, दैट इज फॉन्ड ऑफ, है ना, कि हम बड़ा सा डैम बनाएंगे, हम बड़े स्टैचू बनाएंगे, वो उनको पसंद नहीं होता। व्हाई? बिकॉज ना ही इनके पास उतने फंड्स होते हैं, सेकेंडली बिकॉज इनको पता है कि लोकल लोगों की नीड क्या है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वही चीज उनको पता है कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो हमारा एरिया है, जो लोग हैं, उनकी डिमांड क्या है, व्हाट डू दे रिक्वायर, व्हाट इज समथिंग दैट वी कैन प्रोवाइड फॉर विच विल बी बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ माई एरिया। देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो भी बेहतर हो जाते हैं। साथ ही साथ में विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जो इंटेग्रेटिव कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स है वो भी बढ़ जाती है, चाहे वो अमंग्स्ट द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल में कैसे? कि अगर डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेल्थ की और सैनिटेशन की, ना दोज आर 2 डिफरेंट सेक्टर्स, बट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की जरूरत है। अगर सैनिटेशन अच्छी नहीं होगी तो इट कैन लीड टू आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स एंड उसके कारण हेल्थ इंपैक्ट होगी, राइट। सो आप इमेजिन करो कि कोई एक सेक्टर में डेवलपमेंट करते रहे कि हमने जो है सपोज कीजिए मलेरिया को हटाना है, हम आपको पौष्टिक डाइट प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन करेंगे प्रोवाइड, बट सैनिटेशन के सेक्टर में कोई काम ना हो रहा हो, तो आपके सड़कों पे, हर मोहल्ले में, गली में हीप्स एंड हीप्स ऑफ गार्बेज हो जहां पे ये मलेरिया के लार्वे पल रहे हो और आपके जो है मस्कीटोस पल रहे हो। तो नो मैटर व्हाट यू डू इन द हेल्थ सेक्टर, विल मलेरिया बी कर्ब्ड? इट वोंट बी कर्ब्ड। दैट इज व्हाई यू नीड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस सेक्टर्स, राइट। तो पहली चीज तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इंश्योर होगी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? कि जिन एरियाज में ग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल, they can be implemented or scaled up to other localities and areas as well, right? So for example Kerala के अंदर in dealing with certain epidemics या in dealing with the advent of certain diseases, और से कोविड के टाइम पे हमने देखा है in terms of vaccination provision केरला हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि कुटुंबश्री प्रोग्राम के अंदर जो आपकी लोकल आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स थी उनके कारण किस तरह से ये इंप्रूव्ड वैक्सीनेशन के जो है परसेंटेजेस आई। सो दैट entire experiment can therefore be a learning point and can be implemented say in other states or overall across the country as well। तो इन दोनों ही चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। नाउ इन कंक्लूजन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द मेन आइडिया जो कि मैंने बताया था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव किया जा सकता है विद रेफरेंस टू वेरियस कमिटीज। सबसे पहले तो आपकी जो मणिशंकर अय्यर कमिटी थी ये कहती है कि देखिए आपको जेन्युइन पावर डेवोल्यूशन की जरूरत है फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो पहले तो ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी इन पीआरआईज कौन सी है? ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए राइट समटाइम्स मीटिंग्स नहीं कराते हैं, उनके सामने प्रस्ताव नहीं रखते हैं। सो फॉर एन एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा, दिस इज पर्टिकुलरली नाउ रेलेवेंट इवन पोस्ट द कोविड टाइम्स, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप ग्राम सभा जो है इनकरेज करें। देन जो पुंची कमीशन थी उन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। सबसे पहले तो उन्होंने बोला एक ओवरसाइट बॉडी बना दीजिए, कोई नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन की तरह, जो कि पीआरआईज एंड यूएलबीज पे नजर रखे, इंश्योर करे कि अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंड जो इनको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उनका मिसयूज नहीं हो रहा हो। देन वेरी इंपॉर्टेंटली पुंची कमीशन कहती है दैट आप हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए। तो जिस तरह से राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शुड बी रिप्रेजेंटिंग वेरियस
members who are being elected by the पंचायती राज institutions and urban local bodies के members जो कि legislative council of the state के अंदर आके बैठेंगे. Last but not the least, importantly, systemic capacity building of local self-government people is required, giving them skills, giving them experts, hiring experts जो कि इनकी help कर सके in various sectors जहाँ पे ये contribute कर सकते हैं. Last but not the least, both the second ARC as well as the SB Sen Committee on Decentralization of Power जो कि केरला गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, इन्होंने अंडरलाइन किया है the importance of the principle of subsidiarity. Principle of subsidiarity क्या बोलती है that with respect to various tasks to be performed, if the body at the local level or the body which is at the grassroots, if they can perform those tasks very well, only the leftover tasks should be given to centralized bodies. The rest should be effectively performed by those at the local level. In fact, this was something that even Gandhi ji had envisaged in his Panchayati Raj model, right? कि आपकी concentric circles में सारे maximum functions जो है आपकी local governments perform करें and सिर्फ जो overarching बाकी tasks बचे, minimal tasks जो है central government के पास आने चाहिए. तो इसी गांधीयन आइडिया का एक रिफॉर्म्ड मेथड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इज रेकमेंडेड बाय बोथ द सेकंड ARC एंड SB Sen committee, right? So when these recommendations are inculcated, there is the possibility of administrative decentralization accompanying political decentralization, which will then therefore truly materialize एक जो आइडिया, एक जो एस्पिरेशन, एक जो ड्रीम था ऑफ लोकल गवर्नमेंट लेड इंडिया जो कि गांधी जी ने देखा था, राइट? ऑन दिस नोट यू कैन कंक्लूड द आंसर एंड ये दोनों आंसर्स जो है हमारे पूरे हो गए. होपफुली आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ अपने आंसर्स भी लिख रहे हैं एंड इंप्रूव कर रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.